सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पीजी सेमेस्टर 1 के लिए पेपर नंबर CC1 के विषय में आज चर्चा करेंगे। और आज का जो मेरा विषय वस्तु है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उसमें कुछ प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों का हम लोग आज देखेंगे, उसका चर्चा भी करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, ताकि अब जब आप परीक्षा देंगे, चूँकि कोरोना के इस वैश्विक आपदा में विश्वविद्यालय कॉलेज में पठन पाठन का जो कार्य है वो स्थगित है। लेकिन जैसा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन से विज्ञप्ति जारी हुआ है कि आपकी परीक्षा तो होगी, जो भी परीक्षा प्रारंभ हो गई थी वो कंप्लीट होंगे, यानी पीजी सेमेस्टर 1 की परीक्षा चूँकि शुरू हो चुकी थी तो आपकी परीक्षा तो होगी ही। तो इसलिए अब जब आप परीक्षा हॉल में जाएं, प्रश्न पत्र को देखें, और चूँकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको उन प्रश्नों में दिक्कत ना हो, आप आराम से उसको बना सके। इसके लिए हम आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट, कुछ प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग करेंगे, ताकि स्पष्ट रूप से आपको विषय वस्तु से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। तो हम लोग चर्चा स्टार्ट करते हैं। इसके पहले भी हम कुछ वीडियो इस पर बनाए हैं, आप पीजी सेमेस्टर 1 लिख करके आप देख लीजिएगा, उसमें वहाँ से भी आपको इससे संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला मेरा प्रश्न है, वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है, वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है, आपका ऑप्शन नंबर ये है, पक्षपात व पूर्वाग्रह रहित वर्णन, यानी किसी पक्ष का पक्षपात नहीं करना, उससे रहित होकर के वर्णन करना। पहला ऑप्शन ये है। बी ऑप्शन है पक्षपात पूर्ण वर्णन। यदि आप वर्णन कर रहे हैं और किसी पक्ष को लेकर कर रहे हैं तो इसको हम वस्तुनिष्ठता कहेंगे कि नहीं? तो बी ऑप्शन में ये है। सी ऑप्शन है पूर्वाग्रह पूर्ण वर्णन। पहले से आप धारणा बना लिए हैं कि भाई ऐसा ही होगा, तो क्या वैसा वस्तुनिष्ठता उसको बोलते हैं। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। मैंने जो आपको 3 ऑप्शन बताने का प्रयास किया, क्या उसमें से कोई भी ऑप्शन वस्तुनिष्ठता को डिफाइन नहीं कर पा रहा है? इसके बारे में भी आपको ऑप्शन दिया है, तो आप विचार कीजिए, सोचिए, क्योंकि वस्तुनिष्ठता पर हम एक स्पेशल वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप देखिएगा, और हम उसमें बहुत अच्छे ढंग से वस्तुनिष्ठता के संबंध में बताने का प्रयास किए हैं कि वस्तुनिष्ठता क्या है, क्या इतिहास में वस्तुनिष्ठता संभव है। विज्ञान में हम समझ रहे हैं एक्सपेरिमेंट होता है, नियम बनते हैं, और किसी भी एंगल से आप उसको देखने का प्रयास कीजिएगा तो उसकी मात्रा वही रहती है, क्वालिटी वही रहती है। लेकिन क्या साइंस का जैसा एक्सपेरिमेंट
सामाजिक विज्ञान में हो सकता है, इतिहास में हो सकता है। इसके विषय में हम उसमें प्रकाश डालने का प्रयास किए थे। तो यदि आप उस वीडियो को देखिएगा तो आप निश्चित रूप से अभी वस्तुनिष्ठता का जो तात्पर्य है उसको आराम से बना दीजिएगा। तो मैं आंसर बताता हूं। इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, पक्षपात और पूर्वाग्रह रहित वर्णन। यानी पहले से मेरे मन में वैसी कोई धारणा नहीं है, किसी का पक्षपात लेकर हम वर्णन नहीं कर रहे हैं। यानी हमको जो जच रहा है, जो उचित जच रहा है स्रोतों के माध्यम से, उसको हम जो है सो वस्तुनिष्ठता कहेंगे। यानी पक्षपात व पूर्वाग्रह रहित वर्णन, यानी हमें किसी का पक्ष नहीं लेना है, पूर्वाग्रह भी नहीं होना है, तो इसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। ठीक है, चलिए दूसरा है वस्तुनिष्ठता विशेषता है। वस्तुनिष्ठता जो है विशेषता है ऑप्शन नंबर ए कलात्मक इतिहास का, ऑप्शन नंबर बी आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास का, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक इतिहास का, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक इतिहास का। सोचिए कि वस्तुनिष्ठता किसकी विशेषता है। तो पहला जो ऑप्शन है कलात्मक इतिहास का, ये नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास का। आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास का जो है आपका वस्तुनिष्ठता का विशेषता है। आगे है वस्तुनिष्ठता की प्रमुख समस्याएं हैं। अभी में जो आपको प्रश्न का चर्चा हम अभी कर रहे हैं, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको हम प्रीवियस वाला वीडियो में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए निष्पक्षता का अभाव। मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी समस्याएं वस्तुनिष्ठता के लिए खड़ी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए निष्पक्षता का अभाव, ऑप्शन नंबर बी इतिहास में परिवर्तनशीलता, ऑप्शन नंबर बी था, ऑप्शन नंबर सी पूर्वाग्रह की भावना, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तीनों। अब बताइए इसमें आंसर क्या आपका हो सकता है। फिर से मैं बोल रहा हूं कि वस्तुनिष्ठता के लिए प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए निष्पक्षता का अभाव, ऑप्शन नंबर बी इतिहास में परिवर्तनशीलता, सी पूर्वाग्रह की भावना, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तीनों। प्यारे विद्यार्थी जी, जब आप वस्तुनिष्ठता के टॉपिक को अच्छा से पढ़िएगा, समझिएगा, तो इसका उत्तर वहीं से आपको मिल जाएगा। इन सारी समस्याएं सब विद्यमान है। निष्पक्षता का अभाव भी है, इतिहास में परिवर्तनशीलता भी है, पूर्वाग्रह की भावना भी है। तो इस तरह से इसका उत्तर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त तीनों। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए। प्रत्येक इतिहास, एक कोटेशन है, प्रत्येक इतिहास विचार का इतिहास है। विचार का इतिहास होता है, किस विद्वान का कथन है ना, किस विद्वान का कथन है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, प्रत्येक इतिहास विचार का इतिहास होता है, किस विद्वान का कथन है। ऑप्शन नंबर ए एच.एल. फिशर, ऑप्शन नंबर ए क्या है, एच.एल. फिशर।
ऑप्शन नंबर बी क्रोचे, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी कॉलिंगवुड। बताइए। यानी एक विद्वान हैं जो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक इतिहास विचारों का इतिहास है। ठीक है, यानी प्रत्येक इतिहास जो है वो विचारों का इतिहास है। ये आपका जो बोले हैं, जिस इतिहासकार ने इस तरह का कोटेशन दिए हैं, उस इतिहास का नाम है कॉलिंगवुड। क्या नाम है उसका? कॉलिंगवुड। चलिए, नेक्स्ट है इतिहासकार परिस्थितियों की उपज है। इतिहासकार परिस्थितियों की उपज है, यह किस इतिहासकार ने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए क्रोचे। फिर से मैं रिपीट करता हूं, इतिहासकार परिस्थितियों की उपज है, किसका यह कथन किस इतिहासकार ने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए क्रोचे, ऑप्शन नंबर बी मेडलाबाम, ऑप्शन नंबर सी हीगल, ऑप्शन नंबर डी टाइनबी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका बी होगा, मेडलाबाम। ठीक है, चलिए एक कोटेशन और है, देखिए, क्योंकि यह हिस्टोग्राफी है। डियर स्टूडेंट्स, दिस पेपर इज रिलेटेड टू हिस्टोग्राफी। आपको फिलोसोफर के कोटेशन को भी जानना है, दार्शनिक विचारों को जानना है। इसीलिए उनके कहे हुए जो बातें हैं, उनकी जो कथन हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसमें दिया हुआ है कि इतिहास इतिहासकार का अनुभव है। इतिहास जो है इतिहासकार का अनुभव है। ये किसका कथन है? कोई ना कोई इतिहासकार इस तरह का कथन दिए हैं कि इतिहास जो है वो इतिहासकार का कथन है। किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए हीगल, ऑप्शन नंबर बी ऑक्साट, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी E.H. कार। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, इतिहास इतिहासकार का अनुभव है। यानी एक इतिहास जो होता है इतिहासकार का अनुभव होता है। इतिहासकार जो अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, वही तो इतिहास लिखते हैं। तो ये कथन किन इतिहासकार ने कहे थे? तो ऑप्शन नंबर ए हीगल, ऑप्शन नंबर बी ऑक्साट, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन नंबर डी E.H. कार। तो इसका आंसर होगा ऑक्साट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द आंसर इज ऑक्साट। ऑक्साट इज करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। क्या था भाई? तो इतिहासकार का अनुभव होता है। ऑक्साट ने ये अपना विचार देने का काम किए थे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखने का प्रयास किए हैं कुछ कुछ, और वस्तुनिष्ठता से संबंधित ऑब्जेक्टिव वो भी हम लोग देख लिए। अब थोड़ा सा हम लोग और भी ऑब्जेक्टिव देखते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप अध्ययन करेंगे उतना ऑब्जेक्टिव सही करने की संभावना आपकी बन जाती है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करने पर जोर देने की आवश्यकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रथम यूनानी इतिहास लेखक जिसने कविताओं के माध्यम को अपनाया था, कौन था? यानी एक यूनानी इतिहासकार थे जिन्होंने इतिहास लेखन को कविताओं के माध्यम से वर्णन करने के प्रयास किए थे। तो ऑप्शन नंबर ये है होमर,
ऑप्शन नंबर बी है हेसियड, ऑप्शन नंबर सी है लीवी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। यानी वह कौन प्रथम यूनानी इतिहासकार थे जिन्होंने इतिहास लेखन के लिए कविताओं को माध्यम बनाया? तो उस इतिहासकार का नाम था होमर। अरे होमर जो थे वो यूनानी इतिहासकार थे, यानी ग्रीक हिस्टोरियन थे, जिन्होंने इतिहास लेखन के लिए पोएम्स को अपना माध्यम बनाया, कविताओं को माध्यम बनाया। नेक्स्ट है, हेसियड ने किस आधार पर होने वाले परिवर्तन की कल्पना की थी? हेसियड भी इतिहासकार थे, तो हेसियड ने किस आधार पर होने वाले परिवर्तन की कल्पना की थी? ऑप्शन नंबर ए राजनीति के सिद्धांत के, ऑप्शन नंबर बी नैतिकता के सिद्धांत के, ऑप्शन नंबर सी युग चक्र के सिद्धांत के, और ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। ठीक है, उपरोक्त तीनों। तो इसका ऑप्शन होगा युग चक्र के सिद्धांत के। यानी हेसियड ने जो होने वाले परिवर्तन की कल्पना किए थे वो युग के अनुसार, चक्र के अनुसार से इतिहास में चेंजिंग होता है, बदलाव होता है। तो हेसियड। आगे है एक कोटेशन है कि मैं केवल वही लिखता हूं जिसे मैं सत्य समझता हूं। एक इतिहासकार ने अपना विचार दिए और उन्होंने बोले कि मैं केवल वही लिखता हूं जिसे मैं सत्य समझता हूं। ये किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए होमर का, ऑप्शन नंबर बी हेरोडोटस का, ऑप्शन नंबर सी थ्यूसिडाइस का, और ऑप्शन नंबर डी हिकाटियस का। बताइए किसका होगा इसका आंसर? इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इस तरह का जो कथन थे, इस तरह का जो विचार थे, वो आपके देने का काम किए थे हिकाटियस ने। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। हेरोडोटस के लेखन का प्रमुख विषय था, आपको पता है हेरोडोटस ही वॉज द फादर ऑफ हिस्ट्री, और वो ग्रीक के रहने वाले थे। इन्होंने इतिहास लेखन का काम किया, इतिहास शब्द का प्रयोग किया, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यूनान की राजनीति के बारे में उन्होंने लिखा, ऑप्शन नंबर बी पर्शियन युद्ध के विषय में लिखा, ऑप्शन नंबर सी दोनों ए और बी, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पर्शियन युद्ध के बारे में हेरोडोटस ने अपने इतिहास लेखन में लिखने का काम किए। यानी पर्शियन युद्ध के बारे में हेरोडोटस ने लिखा। आगे है नेक्स्ट प्रश्न, थ्यूसिडाइस राज्य की किस विचारधारा का समर्थक था? आपको पता है कि थ्यूसिडाइस ग्रीक का एक बहुत ही वैज्ञानिक इतिहासकार थे। उन्होंने इतिहास लेखन का जो काम किया वो बहुत वैज्ञानिक तरीका से किए, और वो कहाँ के थे? ग्रीक के ही थे, यूनान के ही थे। तो थ्यूसिडाइस राज्य की किस विचारधारा का समर्थक थे? ऑप्शन नंबर ए राजतंत्रात्मक, ऑप्शन नंबर बी कुलीन तंत्रात्मक, ऑप्शन नंबर सी प्रजातंत्रात्मक, और ऑप्शन नंबर डी धर्मतंत्रात्मक। तो इसका उत्तर होगा प्रजातंत्रात्मक, डेमोक्रेसी। ठीक है, यानी थ्यूसिडाइस जो थे वो प्रजातंत्रात्मक विचारधारा के समर्थक थे, प्रजातंत्रात्मक सिस्टम के समर्थक थे। कौन? थ्यूसिडाइस। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि थ्यूसिडाइस, हेरोडोटस, ये सारे इतिहासकार यूनान के ही थे। लेकिन चूंकि हेरोडोटस को इतिहास का फादर बोला जाता है, और लेकिन थ्यूसिडाइस ने भी बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इतिहास लेखन का काम किया, जिसमें साक्ष्यों को बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग करने की, जिसको नहीं बोलते हैं संश्लेषण करना, समीक्षा करना, तथ्यों का आकलन बढ़िया से करना,
इसका जो है सो पूरी तरह से इंप्लीमेंट थ्यूसिडाइज ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, हेलोनिका ओ एनेबेसिस, हेलोनिका व एनेबेसिस का लेखक था। ऑप्शन नंबर ए पोलिबस, ऑप्शन नंबर बी जीनोफोन, ऑप्शन नंबर सी हेसियड, ऑप्शन नंबर डी हेरोडोटस। तो इसका आंसर होगा जीनोफोन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आर्केमेनिकल हिस्ट्री, विश्व इतिहास यानी विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री किसका लिखा ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर ए पॉलिबियस, ऑप्शन नंबर बी थ्यूसिडाइज, ऑप्शन नंबर सी जीनोफोन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा पॉलिबियस, जिसने विश्व इतिहास की कल्पना की थी। जो आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं ये पॉलिबियस का देन है, इसलिए आप इनको भूलिए नहीं, इनको याद रखिए। केटो का प्रसिद्ध ग्रंथ का शीर्षक था। केटो आपको पता है कि आपका रोमन इतिहासकार थे केटो। केटो के प्रसिद्ध ग्रंथ का शीर्षक था ऑप्शन नंबर ए एनीबेसिस, ऑप्शन नंबर बी दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी ओरिजिन्स, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ओरिजिन्स। ओरिजिन्स मतलब समझ रहे हैं ना, उत्पत्ति। जैसे कोई बोलते हैं कि मैं 10 गांव का ओरिजिन्स हूं, मैं वहां से उत्पत्ति हुआ, मैं वहां जन्म लिया हूं, मेरा ओरिजिन उस जगह से है। तो केटो के जो प्रसिद्ध ग्रंथ थे उसका शीर्षक था ओरिजिन्स। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लिबी ने रोम के इतिहास का विभाजन किया था। लिबी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन। तो लिबी ने रोम के इतिहास को रोमन इतिहास का लिखने का काम किए थे, रोमन इतिहासकार थे। इतिहास का विभाजन किया था, पहला है ए में 3 भागों में, ऑप्शन बी है 2 भागों में, ऑप्शन सी है 4 भागों में, ऑप्शन डी है 5 भागों में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2 भागों में। यानी लिबी ने रोम के इतिहास को का विभाजन जो है 2 भागों में 2 पार्ट्स में करके देखने का प्रयास किए। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रोम के इतिहासकारों का दृष्टिकोण था, क्या व्यूज था, क्या दृष्टिकोण था। ऑप्शन नंबर ए कथात्मक और वर्णनात्मक, ऑप्शन नंबर बी विश्लेषणात्मक, ऑप्शन नंबर सी आलोचनात्मक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कथात्मक और वर्णनात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनानी इतिहासकारों के इतिहास लेखन में महत्व प्रदान किया गया था, क्या महत्व प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए गुण प्रधान वर्णन को, ऑप्शन नंबर बी मात्रा प्रधान वर्णन को, ऑप्शन नंबर सी दोनों को, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा गुण प्रधान वर्णन को, यानी उसमें गुणों की प्रधानता थी, ऐसा नहीं कि जो मन में आया सो लिख दिया। तो उन्होंने वैसे लोगों का इतिहास लिखने का प्रयास किया जिसका इंपॉर्टेंस था, ऐसा नहीं कि जो भी हुआ सारा कुछ लिख डाला। जिसका इंपॉर्टेंस हो, जिसकी महत्ता हो, जिससे बहुत सारी चीजों से उसका जुड़ाव हो। तो यानी यूनानी इतिहासकार के इतिहास लेखन में जो है वो गुण प्रधान का वर्णन किया गया था, है ना। चलिए
तो हम लोग इसको देखने का प्रयास किए, हम लोग देखे कि किस प्रकार से हिस्टोग्राफी में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बन सकता है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका चर्चा हम लोग करने का प्रयास किए। चलिए थोड़ा सा और हम लोग बात कर लेते हैं इतिहास लेखन से संबंधित। जैसे इतिहासवाद की दरिद्रता शब्द प्रयोग किया था, यानी इतिहासवाद की दरिद्रता शब्द प्रयोग किया था किसने? ऑप्शन नंबर ए बटरफील्ड ने, ऑप्शन नंबर बी कार्ल आर पामर ने, ऑप्शन नंबर सी टाइनबी ने, ऑप्शन नंबर डी हीगल ने। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल या पामर ने। निम्नलिखित में कौन सा इतिहासकार द्वंद्ववाद, डायलेक्टिक जिसको बोलते हैं, द्वंद्ववाद का समर्थक है? ऑप्शन नंबर ए टाइनबी, ऑप्शन नंबर बी हीगल, ऑप्शन नंबर सी मार्श और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप यूजीसी नेट की परीक्षा देंगे, खासकर सिविल सेवा में तो इससे बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन जब आप यूजीसी नेट की परीक्षा देंगे तो उसमें आपको हिस्टोग्राफी से बहुत सारे प्रश्न आपको पूछ लिए जाते हैं। इसलिए क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी मेंशन है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, आपके एकेडमिक के लिए भी बहुत जरूरी है, आपकी कॉन्सेप्ट को डेवलप करेगा। साथ ही साथ आपको प्रतियोगी परीक्षा, खासकर यूजीसी नेट और अन्य शिक्षक और प्रवक्ता की परीक्षा में काफी उपयोगी साबित होंगे। इसलिए इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा और उस पॉइंट को नोट करके अपने अपने नोटबुक में लिखने का प्रयास कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, तभी ये सारा पॉइंट आपके दिमाग में रहेंगे और ये आपके लिए उपयोगी होंगे। आगे है, किस देश में इतिहास और समाजशास्त्र, किस देश में इतिहास और समाजशास्त्र को समान विषय के रूप में जाना जाता है? यानी ऐसा कौन सा देश है जहां पर इतिहास और समाजशास्त्र को एक सिमिलर सब्जेक्ट माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी इटली में, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका में। तो इसका उत्तर होगा जर्मनी में। यानी जर्मनी में इतिहास और समाजशास्त्र को एक सेम विषय माना जाता है। वो देश कौन है, कौन सा है जहां पर इतिहास और समाजशास्त्र को सेम सब्जेक्ट माना जाता है? तो वह देश कौन सा है? जर्मनी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सापेक्षवाद का जनक था? ऑप्शन नंबर ए नियतिवाद, ऑप्शन नंबर बी भौतिकवाद, ऑप्शन नंबर सी इतिहासवाद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा इतिहासवाद। यानी सापेक्षवाद का जो जनक है वो इतिहासवाद ही है। आगे है कि सापेक्षवाद को सत्यान्वेषण हेतु साधन किस इतिहासकार ने बनाया था? फिर से मैं इसको प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं। सापेक्षवाद को सत्यान्वेषण, सत्य करने के लिए हेतु साधन, यानी उसको एक आधार बनाया, मीन्स बनाया, को किस इतिहासकार ने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए हीगल ने, ऑप्शन नंबर बी
सर साइमन कॉम्टे ने, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा सर साइमन कॉम्टे ने। आणि सर साइमन कॉम्टे ने सापेक्ष वाद को सत्यान्वेषण हेतु साधन के रूप में मानने का काम किए थे। तो इस तरह से आज हम लोग कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चर्चा कर रहे हैं जो आपको पीजी सेमेस्टर 1 के पेपर नंबर CC1 में आपके लिए काफी उपयोगी होंगे। इसलिए इसको आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इसको नोट करने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने कार्य कारण के संबंध में अपना विचार प्रस्तुत किया है? प्यारे विद्यार्थी जी, आपको पता है कि बिना कोई कारण का यानी विदाउट काउजेशन का कोई कार्य नहीं होता है। किसी भी कार्य के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होते हैं वो है उसका कारण, यानी किस कारण से वो कार्य हुआ। यानी बिना काउजेशन का कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। तो सर्वप्रथम किस विद्वान ने कार्य कारण के संबंध में विचार प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर ए बटरफील्ड, ऑप्शन नंबर बी एक्टन, ऑप्शन नंबर सी वाल्स और ऑप्शन नंबर डी क्रोचे। तो इसका उत्तर होगा बटरफील्ड ने। यानी बटरफील्ड नामक का जो इतिहासकार था, सर्वप्रथम कार्य कारण के संबंध में अपना विचार उन्होंने देने का काम किए थे। अब कार्य कारण क्या है, अभी मैं आपको बताया कि बिना कारण का कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। यदि कोई कार्य हुआ तो उसके पीछे कारण जिम्मेदार है, यानी उस कार्य के पीछे जरूर वो कारण जिम्मेदार है जिसके कारण से ऐसा हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कार्य और कारण के बीच एक घनिष्ठ संबंध है, एक दूसरे के बीच अच्छा रिलेशन है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य कारण की अवधारणा किस शताब्दी की देन है? यानी इस तरह की जो अवधारणा थी किस शताब्दी में दी गई? ऑप्शन नंबर ए 16वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर बी 18वीं शताब्दी की, ऑप्शन नंबर सी 17वीं शताब्दी की, ऑप्शन नंबर डी 19वीं शताब्दी की। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 18वीं शताब्दी की। नेक्स्ट है, कारण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई? यानी जिसको कारण को काउजेशन कहते हैं, काउज कारण। तो ये हिंदी में जो कारण है, नहीं बोलते ये काम इसी कारण से हुआ। तो कारण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? ऑप्शन नंबर ए ईरानी, ऑप्शन नंबर बी अरबी, ऑप्शन नंबर सी लैटिन और ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लैटिन। लैटिन वर्ड से जो है सो कारण आया है, यानी काउजेशन जो वर्ड है यानी कारण जो शब्द है वो लैटिन भाषा से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का हम लोग चर्चा करते हैं। घटना उसे कहते हैं जिसके फलस्वरूप, यानी घटना इंसिडेंट जिसको बोलते हैं कि इंसिडेंट हो गया, एक इस तरह की घटना घट गई, तो घटना उसे कहते हैं जिसके फलस्वरूप
सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन होते हैं। यानी घटना उसे कहते हैं जिसके फलस्वरूप सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन होते हैं। किस विद्वान का कथन है? यानी एक विद्वान थे जिन्होंने विचार देने का काम किए कि घटना उसे कहते हैं जिसके फलस्वरूप सामाजिक यानी सोशल, राजनीतिक पॉलिटिकल और आर्थिक इकोनॉमी चेंज होते हैं। उस इतिहासकार का नाम क्या है? ठीक है, तो पहला है मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी है E.H. कार, ऑप्शन नंबर सी है हीगल और ऑप्शन डी है मेडलबाम। तो इसका उत्तर होगा मेडलबाम। यानी मेडलबाम ने कहा कि घटना हम उसे कहेंगे जिसके फलस्वरूप सोशल हो, पॉलिटिकल हो और आपका इकोनॉमी चेंज होता है। यानी सामाजिक परिवर्तन होता है, राजनीतिक परिवर्तन होता है और आर्थिक परिवर्तन होते हैं। इस तरह का विचार जो है मेडलबाम ने देने का प्रयास किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस काल में समाज में बुद्धिवाद का विकास हुआ? किस काल में समाज में बुद्धिवाद का विकास हुआ? ऑप्शन नंबर ए 15वीं और 16वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर बी 16वीं और 17वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर सी 17वीं और 18वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर डी 18वीं और 19वीं शताब्दी में। तो इसका उत्तर होगा 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो है बुद्धिवाद का विकास हुआ। 17वीं और 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि नियतिवाद एक विश्वास है। नियतिवाद एक विश्वास है और मानव नियति की प्रेरणा से ही कार्य करता है। यानी मानव जो कार्य करता है वो नियति की प्रेरणा से ही करता है। किसका कथन है? यह है डिकिंसन, बी है क्रोचे का, ऑप्शन नंबर सी है हीगल का और ऑप्शन डी है स्पेंगलर का। तो इसका आपका उत्तर होगा डिकिंसन का है। नेक्स्ट प्रश्न है नियतिवाद अवधारणा का उल्लेख मिलता है। नीतिवाद का अवधारणा का उल्लेख मिलता है ऑप्शन नंबर ए समाजशास्त्र ग्रंथों में, ऑप्शन नंबर बी धर्मशास्त्र में, ऑप्शन नंबर सी राजनीति शास्त्र में, ऑप्शन नंबर डी अर्थशास्त्र में। तो इसका उत्तर होगा धर्मशास्त्र में। यानी धर्मशास्त्र में नियतिवाद की अवधारणा मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है देवता भी भाग्य अथवा नियति के नियंत्रण से मुक्त नहीं हो सकते। कितना अच्छा कोटेशन है। इसीलिए हिस्टोग्राफी को समझना यदि है तो विभिन्न इतिहासकार के द्वारा जो विचार दिए गए हैं उनका जो कोटेशन है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जब आप यूनिवर्सिटी की परीक्षा लिखते हैं, लॉन्ग प्रश्न, शॉर्ट प्रश्न, चाहे सिविल सेवा परीक्षा मुख्य परीक्षा का आप पेपर देंगे जो उसको मुख्य मेंस होता है, लिखना पड़ता है,
तो उसमें इतिहासकारों का जो ऑथेंटिक कोटेशन है, जो प्रमाणिक कोटेशन है, उसको लिखने से आपकी उत्तर जो है और भी मजबूत हो जाते हैं। आपकी उत्तर जो है सटीक हो जाती है, उसमें प्रामाणिकता आ जाती है। इसलिए जब आप इसको पढ़ते हैं हिस्टोग्राफी को, तो हिस्टोग्राफी को पढ़ा इसलिए जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है, कभी सोचे हिस्टोग्राफी को क्यों पढ़ते हैं? वाई डू वी स्टडी हिस्टोग्राफी? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दिस? तो डू यू टू दिस, इसका रीजन ये है कि विदाउट हिस्टोग्राफी वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। तो इसलिए यदि हमें हिस्ट्री को समझना है तो हमें हिस्टोग्राफी को समझना पड़ेगा, उनके विचारधारा को समझना पड़ेगा कि कौन से इतिहासकार किस विचारधारा से संबंधित हैं, और उनकी जैसी विचारधारा रहेगी इतिहास की धारा उधर मुड़ जाएगी। जैसे मैं आपको बताया, जो वस्तुनिष्ठता का जो मैं टॉपिक लिया था, उस पर जो मैंने चर्चा करने का प्रयास किया था, उसमें आपको मैं बताने का प्रयास किया था कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता थोड़ा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसमें निष्पक्षता का अभाव है, समय के साथ गतिशील है, बदलते रहता है, घटनाएं बदलते रहते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, जिसके कारण से इतिहास में वस्तुनिष्ठता थोड़ा मुश्किल हो जाती है यदि हम तुलना करें विज्ञान विषय से। तो अभी जो हम चर्चा कर रहे थे कि नियतिवाद एक विश्वास है और मानव नियति की प्रेरणा से ही कार्य करता है, किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर ए डिकिंसन का, ऑप्शन नंबर बी क्रोचे का, ऑप्शन नंबर सी हीगल का, और ऑप्शन नंबर डी स्पेंगलर का। तो इसका उत्तर होगा डिकिंसन का। नेक्स्ट प्रश्न एंड लास्ट प्रश्न का चर्चा हम लोग थोड़ा सा कर लें कि देवता भी भाग्य, देखिए कितना महत्वपूर्ण है, इसको आप अपने कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपका धीरे धीरे कलेक्शन बढ़ते जाएगा और आपकी नॉलेज भी बढ़ते जाएंगे। कोटेशन कहता है कि देवता भी भाग्य अथवा नियति के नियंत्रण से मुक्त नहीं हो सकते, यानी देवता भी भाग्य अथवा नियति के नियंत्रण से मुक्त नहीं हो सकते। किस इतिहासकार ने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर ए हीगल ने, ऑप्शन नंबर बी मेडलबाम ने, ऑप्शन नंबर सी विजेरी ने, और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स ने। अब देखिए इसका उत्तर होगा विजेरी ने। विजेरी ने लिखने का प्रयास किया कि देवता भी भाग्य अथवा नियति से मुक्त नहीं हो सकते, उनको भी उसमें शामिल होना पड़ता है, बंधन में बढ़ना पड़ता है। तो इस तरह का कथन जिस इतिहासकार ने देने का प्रयास किए, वो इतिहासकार का नाम था विजेरी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देवता भी भाग्य अथवा नियंत्रण से मुक्त नहीं हो सकते। ये कथन को विजेरी ने कहे। तो प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम लोग गहन चर्चा किए, बहुत सारे कलेक्शन का हम लोग डिस्कशन किए, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। अभी हो सकता है आपको इसका इंपॉर्टेंस ना लगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप स्टैंडर्ड परीक्षा एनटीए के द्वारा यूजीसी नेट ली जाती है, उसको आप जब देंगे परीक्षा को, आपको देना भी चाहिए। तो देखिएगा कि हिस्टोग्राफी से बहुत सारे प्रश्न
आपको मैं जो बताने का प्रयास किया उसी में आपको मिल जाएगा। तो जब कोई टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे करियर के लिए, तो उसको क्यों नहीं हम लोग अच्छे से पढ़ें। तो आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।